हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम लोग जो है रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे। रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे थे, श्वसन और गैसीय विनिमय। आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसका चैप्टर नंबर है 17वां मतलब 17। हम उसी के 3 लेक्चर अभी तक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे उसका चौथा लेक्चर, जिसमें हम तक स्टेप इन रिस्पायरेशन में हम लोग देख चुके हैं कि श्वसन के हमारे पास जो क्या होते हैं स्टेप्स हैं। अब आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब कि हमारे पास श्वसन की जो क्रिया विधि है उसको अब हम लोग देखेंगे कि आखिर अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन कैसे होता है, जिसे हम श्वसन की क्रिया विधि कहते हैं या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। तो चालू करने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो है अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से आप देते रहिए। देखिए, आप जब बताएंगे तभी हमको ये भी पता चलेगा कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। हमको और अपनी वीडियो पे क्या करना चाहिए कि वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे और आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट या जो पढ़ाते हैं या जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एनसीईआरटी ज़रूर खोल के बैठिए और एनसीईआरटी ही हमको पढ़ना है, क्योंकि अब चाहे जो भी कुछ भी हो, सारा सब कुछ सिलेबस नीट का हो, चाहे जेईई मेंस का हो या एडवांस का हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे किसी अदर स्टेट से आप हों ना, किसी बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, कोई भी तैयारी करते हों, यूपीएससी और यूपीपीएससी वगैरह में तो ये पहले से ही फिक्स है कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब जो वहाँ पर है वही आंसर सही माना जाएगा। तो इसके लिए आपसे एक अनुरोध है कि एनसीईआरटी की लाइन ही ज़्यादा फोकस करिए और एनसीईआरटी की लाइन ही ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन क्या बन जाते हैं। आपने जितने भी टॉपर्स को देखे होंगे वो इस बात का ज़रूर अपने व्याख्यान में, अपने इंटरव्यू में क्या करते हैं, अपने साक्षात्कार में आपको बताते हैं कि हम एनसीईआरटी की लाइन क्या है पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, क्लास 6 से लेकर के 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। और नीट वालों के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए तो एनसीईआरटी एकदम से आप जिसको मान लीजिए कि वही क्या है, संजीवनी बूटी है, हमको उसी को पढ़ना है। तो चलिए आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 करते हैं, रिस्पायरेशन ना, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, मतलब श्वसन और गैसीय विनिमय का। बस आप लोगों से एक और है कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ वो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर से लिखा है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी शुल्क या किसी भी प्रकार की फीस पैसा नहीं लगता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत सूचना मिल जाती है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और हमें भी आपका जो है सपोर्ट और सहयोग मिलता रहता है, जिससे कि यूट्यूब पे वीडियो सर्च की जाएंगी तो वो वीडियो पहले सजेस्ट की जाती हैं जिस पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। आपके पास भी सब्सक्राइबर होंगे या हमारे पास सब्सक्राइबर जब होते हैं तभी यूट्यूब जो है वीडियो को ज़्यादा शो करता है। तो चलिए आपका भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन वाला, वही ब्रीदिंग वाले का पूरा चैप्टर का नाम आप जानते ही हैं, रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग, उसको हम बार बार नहीं डालेंगे। आज देखते हैं हम मैकेनिज्म ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छे से अच्छी मिले और आपको जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कि जैसे ये बोर्ड चमकता है या, तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। पहले बोर्ड भी थोड़ा सा नीचे था तो दिखने में दिक्कत होती थी, अब क्या है वो चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं अपना मैकेनिज्म इन क्या है ब्रीदिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, श्वासन की क्रिया विधि। तो हमारे पास श्वासन में, ब्रीदिंग में कितनी चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें। हमारे पास ब्रीदिंग में कितनी चीज़ें होती हैं भैया? 2 चीज़ें होती हैं। एक बार आइए फिर से सेट करते हैं। ब्रीदिंग में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब है अंतः श्वसन। आइए देखिएगा, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला क्या है? इंस्पायरेशन ना, इंस्पायरेशन
इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब है हमारे पास हिंदी में हम लोग इसको लिखते हैं अंतः श्वसन ना। और दूसरा हमारे पास क्या होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन आप यहाँ चाहें तो डैश लगा सकते हैं, नहीं लगाने की जरूरत भी नहीं है। एक्स यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं, एक्सपायरेशन बस दूर लिख दिए समझ में आ जाएगा। एक्सपायरेशन का मतलब होता है बाह्य श्वसन, जिसी को हम लोग कॉमन भाषा में अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं। तो अभी हम इन ब्रीदिंग वाला देखेंगे। इन ब्रीदिंग का मतलब इंस्पायरेशन अंदर वाला। तो ये कैसे होता है, मैकेनिज्म मतलब यही क्रियाविधि कैसे होती है। आपको पता है पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ वो जाके 100 टाइम्स एजुकेशन सर्च करिए ना, उस पर प्लेलिस्ट पे जाइए, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपको सीरियल बाय सीरियल मिल जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा पार्ट में इस तरीके से मिल जाएगा, आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन कैसे होता है। अंतः श्वसन का मतलब जब हम सांस के लिए ऊपर ऐसे खींचे तो हमारे पास देखिए हमारा क्या होता है, चेस्ट बाहर आता है, और उसके साथ साथ हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स भी हैं, एब्डोमिनल मसल्स का मतलब ये पेट की जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो भी बाहर की तरफ निकलती हैं। देखिए इंस्पायरेशन करने में, अंतः श्वसन करने में पेट भी फूलता है और निकालने पे पेट पिचकता है। क्या है, पेट पिचकता है। तो हम इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो वो किस किस की मदद से करते हैं। हम लोग पहला डायफ्राम की मदद से करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स के मदद से काम करते हैं, और एडिशनल मसल्स भी हमारे पास जो होती हैं उनका नाम क्या है, जिसको हम एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं। तो आइए हम पहले अब इन ब्रीदिंग की बात करते हैं, इसलिए पहले एक्सपायरेशन हटा देते हैं। इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन दोनों को देखते हैं। इंस्पायरेशन में हमारे पास हेल्प करने वाले क्या क्या हैं। पहला है इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये इसका मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स का मतलब वो मसल्स होती हैं जो हमारी रिब्स का मतलब पसलियों के बीच में पाई जाती हैं, पसलियों के बीच में पाई जाती है। धैर्य से सुनिए, और सुनना ही सबसे बेस्ट मेथड है। एक अच्छा श्रोता बहुत कुछ चीज़ें समझ लेता है। पसलियों के बीच में पाई जाती हैं। पहला, इससे भी खास हम उल्टा चल रहे हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायाफ्राम ना, डायाफ्राम हमारा भी है, और डायाफ्राम के बाद हमारे पास आता है एब्डोमिनल मसल। देखिए आप सीरियल ऊपर नीचे भी कर भी सकते हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए डायाफ्राम, सबसे पहले डायाफ्राम काम करता है, फिर इंटरकॉस्टल मसल्स भी सहायक होती है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या, एब्डोमिनल्स मसल, क्या कहते हैं, पेट की मांसपेशियाँ ना, पेट की क्या है, पेशियाँ जिसको हम कहते हैं। मसल्स मीन्स क्या है, पेशियाँ होती हैं हमारे पास ना, ये भी हमारे पास। और डायाफ्राम क्या होता है, देखिए डोम से, हम लोग पहले ही देख चुके थे डायाफ्राम क्या होता है, ये डोम शेप होता है। डोम शेप का मतलब ऐसे पुल की तरह, गुम्मद की तरह। जब ये नॉर्मल कंडीशन है, जब इसकी नॉर्मल कंडीशन कहेंगे तो हम कहते हैं कि डायाफ्राम हमारा कैसा है, डोम शेप होता है। अब हम जब इंस्पायरेशन कर रहे हैं, डायाफ्राम हमको क्या करता है, एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे ये क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है। वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ाता है। जब वॉल्यूम बढ़ा, हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा, जैसे ही आयतन बढ़ेगा उसका दाब क्या है, कम हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो ऊपर से नीचे की तरफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन या गैसेस हमारे क्या है, लंग्स में, फेफड़े में चली जाती हैं। क्योंकि हमारा लंग्स बना ही इसी तरीके से है कि जैसे ही हमारे ये थोरेसिक चैम्बर, मतलब ये हमारे पास क्या है, पीछे डायाफ्राम है, ये हमारे आगे डायाफ्राम है, पीछे क्या है हमारे पास, देखिए वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे स्टर्नम है, यहाँ पे रिब्स है, नीचे क्या है, डायाफ्राम। मतलब पूरा का पूरा ये जो चैम्बर है,
एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट का मतलब सीधे लंग्स से ऐसे फंसा है, अगर ये बढ़ा तो लंग्स का भी साइज बढ़ा, ये बढ़ा तो लंग्स का भी साइज बढ़ा। अब हमारा डायफ्राम क्या करता है कि सीधे सीधे ये उठा देता है। अंतः श्वसन में क्या होता है, देखिए हम आपको एनसीईआरटी की लाइन सुना रहे हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा है कि अंतः श्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। डायाफ्राम का संकुचन का मतलब जब हमारे पास डायाफ्राम में कंट्रैक्शन होता है तो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस क्या अग्र तथा पश्च भाग में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस आगे तथा पीछे ये ऐसे है। अब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, वो फैल जाएगा, ये पूरे इस तरीके से फैल जाएगा। और एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस आप याद रखिएगा, यही तो क्वेश्चन बनता है, यही तो क्वेश्चन बनता है। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस आपसे वो पूछेंगे, ये बताइए कि डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब उसमें संकुचन होता है तो क्या होता है, कहाँ पे, तो क्या कहेंगे, एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे हमारे पास संकुचन होता है, जिससे वहाँ का एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस का आयतन बढ़ जाता है। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे क्या है, आयतन बढ़ जाता है, पहली बात ये भी। और उसके साथ एक और काम कर रही है क्या, इंटरकॉस्टल मसल। कहाँ गया, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल कैसे काम करते हैं, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगी, याद रखिएगा, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल कितने प्रकार की होती हैं, तो इसीलिए हमने इसको ऊपर लिखा है और यहाँ पे नंबर भी दिया है क्या, 2। ये कितने प्रकार की होती है भैया, 2। पहला क्या होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल, अब यहीं पे बड़ा से लिख दे रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल। और ये क्या होती है, एक्सटर्नल ना, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। कितने प्रकार की होती है ये, 2 प्रकार की। 2 प्रकार का होने का मतलब ये है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन करेंगे, अंतः श्वसन करेंगे तो क्या है, इंटरकॉस्टल मसल काम करती है। और जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं, उल्टा हो गया, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो ये एक्सटर्नल काम करती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल काम करती है। और जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब इंटरनल क्या है, इंटरकॉस्टल मसल काम करती है। अब ये किसके लिए है, अंतः श्वसन के लिए लिख दे रहे हैं, देखो अंतः श्वसन के लिए। ये क्या है, इसलिए होती है, बाह्य श्वसन के लिए, बाह्य श्वसन के लिए, इसीलिए भैया इसको ऐसे लिखे थे। आप ये याद रखिएगा कि हमारे पास चाहे कुछ भी हो, कुछ भी होने का मतलब चाहे अंतः श्वसन हो चाहे बाह्य श्वसन हो, उसके लिए हमारी 3 की तीनों मसल्स काम करेंगी। पहला क्या है, डायाफ्राम, हमने यहाँ पर नंबर दिया है पहला, इसको देखिए पहला, भले ये बीच में लिखे हैं, डायाफ्राम के बाद हमारे पास क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये पसलियों के बीच में होती है ये दूसरी। और तीसरी हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल मसल्स, पेट फूलता पिचकता भी है सांस लेने के दौरान, चाहे आप अंदर वाला कर लीजिए चाहे बाहर कर लीजिए। चलिए अब हम कहें कि डायाफ्राम हमारा क्या करता है, डायाफ्राम हमारा एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब अग्र और पश्च भाग में थोरैसिक चैम्बर का हमारे आयतन बढ़ा देता है। अब और भी आयतन बढ़ाना है तो इंटरकॉस्टल मसल्स आ जाती है जो पसलियों के बीच में होती है ना। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो कौन सा होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, अंतः श्वसन के लिए। जब इंस्पायरेशन करेंगे उल्टा है, अंदर के लिए एक्सटर्नल वाले, याद रखिएगा, अंदर के लिए एक्सटर्नल वाले। और क्या होता है बताइए, जब बाह्य श्वसन करते हैं तो अंदर वाली इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये नाम है। हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार की ना।
इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अंतः श्वसन में हेल्प करती है, मदद करती है, और जो हमारे पास है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स वो एक्सपायरेशन मतलब वायु श्वसन में काम करती है। तो उसके बाद और क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स क्या है, ये भी हमारे पास ब्रीदिंग में मदद करती है। तो हमारे पास इंस्पायरेशन ये हो गया। जब इंस्पायरेशन होगा तो डायाफ्राम क्या करेगा, देखिए पॉइंट्स लिखना है, स्टार्ट हो गया। पहला क्या होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। दूसरा हम आइए देखते हैं और क्या करेगी, हमारे पास जब अंतःश्वसन होगा, अंतःश्वसन के लिए हमको कौन काम कर देती है, अंतःश्वसन के लिए एक्सटर्नल। देखिए हम भी वो हो जा रहे हैं क्योंकि नाम पे उल्टा है। जब अंतःश्वसन कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल ना, इंटरकॉस्टल मसल काम करती है किसके लिए, अंतःश्वसन के लिए, अंतःश्वसन। और क्या करता है थर्ड में, डायाफ्राम एब्डोमिनल मसल्स, पेट की हमारे पास जो पेशियां हैं वो 3 लोग करेंगी एब्डोमिनल मसल्स। ये हमारे लिए किसके लिए है जरूरी, इंस्पायरेशन के लिए। इंस्पायरेशन मतलब हिंदी में जो कहते हैं इसको अंतःश्वसन। गुड, ठीक। जब हमको करना है इंस्पायरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, डायाफ्राम, और जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, देखिए इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हुआ वहाँ का, डिक्रीज किया, प्रेशर क्या हो गया, नीचे डिक्रीज। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे क्या होती है, एयर आ जाती है ना। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उल्टा मिटाते हैं भैया, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा। चलिए हटाते हैं, क्योंकि देखिए आपको नीट के लिए पढ़ना है, आपको मेडिकल के लिए पढ़ना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। केवल और केवल ये सोचिए कि 5 मिनट पढ़ लें, 10 मिनट पढ़ लें, हमको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, तो नहीं भैया, तब आप क्या है, केवल अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। आइए, अब हमारे पास ये चीज़ हम देख चुके हैं, थोड़ा सा अब देखेंगे। इसके बाद हम एक सारणी भी आपको बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं एक्सपायरेशन ना, ये नहीं लगाने की जरूरत है, बस आपको हम दिखाते हैं इसलिए ताकि पता रहे। वायु श्वसन क्या होता है ना, वायु श्वसन में हमारे पास जब डायाफ्राम हमारा नॉर्मल होता है, डायाफ्राम यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में आता है, तब हमारे पास क्या होता है, ऐसे किए हैं, नॉर्मल में आया, यहाँ से क्या है, ऐसे दब गया। जब यहाँ से आपको पता है दबेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन। क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन, पहला इसमें डायाफ्राम के बाद। अब यहाँ पे कौन सी मसल काम करेगी, जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो हमको क्या काम करेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, दोनों लिख दे रहे हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करती है। फिर अपने क्या हो जी, नॉर्मल कंडीशन में आएगी, ये भी अपने क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आ गई, नॉर्मल ही रहता है लेकिन नाम है इसका क्या, इंटरनल कॉस्टल मसल। एब्डोमेन की मसल, एब्डोमिनल मसल भी काम में नॉर्मल आते हैं, एब्डोमिनल मसल भी क्या करती है, नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे पास पूरे तरीके से
हमारे पूरे तरीके से डायफ्राम, हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और हमारा क्या है एब्डोमिनल मसल्स, तीनों सब मिल करके पूरे थोरेसिक चैम्बर का क्या कर देते हैं बताइए, वॉल्यूम घटा देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये एब्डोमिनल मसल्स काम नहीं करती हैं। इन नॉर्मल, जब नॉर्मल ब्रीदिंग ना, हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग ना, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एब्डोमिनल मसल नॉन फंक्शनल। जब हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं ब्रीदिंग, तो एब्डोमिनल मसल की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास एक भगवान कैपेसिटी दिए हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और क्या है घटाते हैं। सांस को ज़्यादा लेते हैं और सांस को कम लेते हैं। तो ड्यूरिंग नॉर्मल में ऐसा हमारे पास कुछ नहीं होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो एब्डोमिनल मसल काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। चलिए, तो हमारे पास देखिए, अब हम इसको स्टेप में बांटेंगे ताकि आप देख लीजिए कि हमारे पास इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में क्या क्या होता है, कैसे होता है। जिन बच्चों को नोट करना होगा वो कृपया करके वीडियो को पॉज करिए और जो है उसको नोट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक तरफ लिखेंगे इन ब्रीदिंग और दूसरे तरफ लिखेंगे क्या है, इन ब्रीदिंग के बाद क्या है, आउट ब्रीदिंग। आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, इंस्पायरेशन लिखिए, एक्सपायरेशन लिखिए, इन ब्रीदिंग लिखिए, आउट ब्रीदिंग लिखिए, अंतः श्वसन लिखिए या बाह्य श्वसन लिखिए। तो हम एक तरफ लिख रहे हैं इन ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग, एक लाइन खींच लेते हैं जैसे हम लोग बचपन में करते थे। आउट क्या है, ब्रीदिंग। इन ब्रीदिंग का मतलब होता है अंतः श्वसन, जब हम मतलब सांस अंदर लेते हैं। इसका मतलब होता है बाह्य श्वसन, और जब हम सांस को, इसका मतलब है जब बाहर निकालते हैं। आइए, इन ब्रीदिंग में हमारे पास पहले क्या देखते हैं, डायाफ्राम। यहाँ पे डायाफ्राम क्या करता है, ये भी देख लेते हैं भैया। डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसमें संकुचन होता है। तो क्या लिखेंगे, डायाफ्राम क्या है, संकुचित होता है। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, संकुचित होता है, सॉरी होता टा बन गया, याद रखिए भैया, संकुचित होता है। बाह्य श्वसन में क्या करते हैं, डायाफ्राम रिलैक्स होता है। रिलैक्स का मतलब होता है अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। चलिए, अब हम आगे देखेंगे। नॉर्मल को क्या लिखेंगे हम लोग, सामान्य अवस्था ना। डायाफ्राम रिलैक्स होता है मतलब सामान्य अवस्था में जब आ जाता है। सामान्य अवस्था का मतलब पहले से ही, जैसे पहले ही था। कैसे सामान्य अवस्था, इसका क्या थी, डोम शेप, डोम शेप, डोम शेप में बन जाएगी। और डोम शेप है क्या, दिखा दे रहे हैं फिर से, ये वाला ना। ऐसे डायाफ्राम इस अवस्था में आ जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, मैमेलियन का विशेष कैरेक्टर है। डायफ्राम रप्चर होने के बाद आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि थोरेसिक चैम्बर का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो बेचारा बिगड़ जाता है। चलिए, अब हम लोग सेकंड पॉइंट इसका देखेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, इसका भी ये क्या है, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि इन ब्रीदिंग के समय हमारे पास कौन सी मसल काम करती है। इन ब्रीदिंग कह रहे हैं भैया ना, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल,
कॉस्टल मसल। कौन सी है ये? जो पसलियों के बीच में रहती है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें ये होता है कि यहाँ पे देखिए, इसीलिए लिखे इन ब्रीदिंग के दौरान, इन ब्रीदिंग के दौरान ये एक्सटर्नल वाली काम करती है, ठीक, और आउट ब्रीदिंग के दौरान इंटरनल वाली काम करती है। इंटरनल ना, इंटरकॉस्टल मसल। मसल काम करती है। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में एब्डोमिनल मसल्स का कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि एब्डोमिनल मसल क्या करती है। वो भी देखिए, एब्डोमिनल थोड़ा सा तो फूलता ही है पेट ना, एब्डोमिनल मसल भी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, फैलती है। क्या करती है? फैलती है। उसमें भी क्या होता है? संवेदनाएं, उसमें भी आवेग आ जाता है, वो भी क्या जाती है? फैल जाती है। तो एब्डोमिनल मसल भी क्या करती है? हमारे पास एक्शन में आ जाती है, जिसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना। और यहाँ भी एब्डोमिनल मसल्स क्या बताएंगे एक्सटर्नल में कि एब्डोमिनल मसल नॉर्मल कंडीशन में आता है। सांस लेते वक्त पेट फूलता है और फिर जब सांस निकालते हैं तो देखो अपने ही नॉर्मल कंडीशन में वो आ जाता है, अपने ही नॉर्मल कंडीशन में वो आ जाता है। ये याद रखिएगा, घर में देखिएगा, अभी देख लीजिए, तुरंत बैठे बैठे देख लीजिए। सांस ले तो थोड़ा पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं फिर से अपने नॉर्मल में आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे? एब्डोमिनल मसल नॉर्मल हो जाती है। एब्डोमिनल मसल क्या हो जाती है भैया? नॉर्मल हो जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या है। अब फोर्थ देखेंगे, इंस्पायरेशन में क्या होता है? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर ना वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम क्या करता है? घटता है। जब वॉल्यूम घटेगा तो एयर अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या करते हैं? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जब थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज किया तो पांचवा पॉइंट क्या हुआ? यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? सॉरी, उल्टा हो गया मेरे भाई। यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम बढ़ेगा और यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम घटेगा। यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम क्या है? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम क्या करता है? घटता है। तो प्रेशर क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा ना। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, जब प्रेशर बढ़ा तो पट कसे से दबेगा बाहर, एयर क्या है? बाहर। और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया तो बाहर से वॉल्यूम अंदर, बाहर से वॉल्यूम अंदर ना। तो और भी हमारे पास कंडीशंस हैं। और कंडीशंस क्या हो गई? जैसे इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी हो सकता है ना, हमारे काम करने की दर का भी, कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सब होता है। लेकिन यही हमारे पास क्या है? ज़्यादा है। तो जब प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर यहाँ पे क्या है? घटा। और जब प्रेशर घटा तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है। एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो जाती है? AIR क्या करती है? इन हो जाती है। एटमॉस्फेरिक एयर इन ना, इन हो जाती है, मतलब अंदर आ जाती है। एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है। इसमें क्या होता है? तब हमारे पास ये क्या होगा? जो वॉल्यूम का है, किसका? लंग्स का एयर होता है। लंग्स एयर क्या हो जाता है? आउट हो जाता है ना, आउट। ये याद रखिए, ये एयर एटमॉस्फेरिक एयर इन होती है। इन होने का मतलब हमारे फेफड़े में आ जाती है तो इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और लंग्स का एयर जो है बाहर हो जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? बता दीजिए एक बार फिर से। उसको हम लोग वायुश्वसन कहते हैं। तो ये हमने लिख दिया है और इसको हम लोग क्या करते हैं? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और जो है फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको नोट करना होगा उन भैया लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए
ना, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमें आपका सपोर्ट और सहयोग दोनों की बहुत ही आवश्यकता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको देख चुके हैं, अब हम हटाते हैं। जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हमको पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, जो श्वसन संबंधी आयतन और क्या है क्षमताएं हमको देखना है। हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, क्या होता है आरबी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या होता है हमारे पास ईआरबी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब हमारे शरीर में एब्डोमिनल मसल्स की सहायता से, ये जो हमने लिखा था, इसकी सहायता से हम और ज़्यादा जो है ऑक्सीजन अपने अंदर या गैस अपने अंदर भर सकते हैं और बाहर निकाल भी सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो तब तक जो है नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से फिर से अंत में वही एक प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, तथा अपने कमेंट्स, अपने सुझाव अगर आप हमको देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर देखिए। और आप सबका 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे और इसी चैनल पे।